नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के भूगोल के छठे अध्याय को देखेंगे, जिसमें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि जब भी हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करते हैं तो दो तरीके के फोर्स होते हैं जो किसी भी सरफेस पे एक्ट करते हैं। अगर हम बोलें कि ये एक माउंटेन है तो एक वो फोर्स होगा, या ये एक पर्वत है तो एक फोर्स वो होगा जो बाहर से एक्ट कर रहा है और एक जो आंतरिक बदलाव कर रहा है। तो इन्हीं दो फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो बाहर की तरफ से आते हैं, जैसे मास वेस्टिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन और इरोजन। ये सारे टर्म्स हम डिटेल में आगे समझेंगे। और एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अंदर से बदलाव लाते हैं, जैसे वॉल्केनो हुआ, ज्वालामुखी हुआ, डायस्ट्रॉफिज्म हुआ। अब कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन संरचना में तब आता है जब एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों फोर्सेस अपोजिंग डायरेक्शन में एक्ट करें या एक दूसरे के विपरीत हों। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो कोई भी वेरिएशन या कोई भी बदलाव देखना मुश्किल है। तो अगर हम कहना चाहें कि ये माउंटेन है या ये पर्वत है तो इस पे दो तरीके के ग्रेडेशन फोर्सेस लगते हैं। जब हम ग्रेडेशन की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक चेंज है जो इरोजन के कारण आ रहा है। अब वेदरिंग और इरोजन दो टर्म्स हैं जिनके बीच में हमें अंतर समझना ज़रूरी है। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, या कि चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब कोई भी रॉक छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगी तो उसको हम बोलेंगे वेदरिंग। वेदरिंग में थोड़ा या नाम मात्र मूवमेंट होता है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। जबकि हम अगर इरोजन या कटाव की बात करें तो इरोजन में मूवमेंट होता है। ये जो पार्टिकल्स छोटे छोटे टूटे हैं ये जब आगे चलेंगे तो ये किसके द्वारा चलेंगे? इरोजन। और इरोजन को मदद करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे? हवा, पानी, लहरें, ये सारे ही चीज़ें होंगी जो इस इरोजन को प्रभावित करेंगी। तो जब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करते हैं तो जितने भी प्रोसेसेस हम काम में लेते हैं उसमें तीन चीज़ें प्रमुख हैं। क्या क्या भौतिक बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या रासायनिक बदलाव आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब संरचना में क्या बदलाव आ रहा है। तो ये तीनों बदलाव जब हम एक साथ देखते हैं तो हम उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस किसकी मदद से होता है? ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से होता है। और ये एजेंट्स होते हैं आपका हवा, पानी, लहरें, बर्फ, ये सभी कुछ तरह के जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। अब जब भी हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें समझना बहुत प्रमुख हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को अफेक्ट करती हैं। पहला है ग्रेविटी और दूसरा है ग्रेडियंट। ग्रेविटी वो बल है, गुरुत्वाकर्षण वो बल है जो किसी भी चीज़ को ज़मीन की तरफ आकर्षित करेगा, बहुत सरल भाषा में अगर हम समझें तो। और ग्रेडियंट वो चीज़ है जो आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ ले जाएगी। तो ग्रेडियंट या तो स्लोप की टर्म्स में हो सकता है या फिर प्रेशर या दबाव के टर्म्स में हो सकता है। तो स्टीप स्लोप से लेस स्लोप की तरफ अगर जाएंगे तो ग्रेडियंट होगा, और अगर ज़्यादा उच्च दबाव से कम दबाव की तरफ जाएंगे जैसे हवा में हम कहते हैं तो वापस वो ग्रेडियंट होगा। तो दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा भौतिक संरचना को प्रभावित करती हैं, वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और ग्रेडियंट। अब जैसा कि हमने बोला एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस दो तरीके के प्रोसेस हैं। एंडोजेनिक वो हैं जो पृथ्वी के अंदर से आते हैं। तो वो मुख्यतः किन कारणों से है? एक तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी या हीट उत्पन्न हो रही है उसके कारण, तो वो आपके ज्वालामुखी एक तरीके का एंडोजेनिक प्रोसेस हो गया। फिर आपकी रेडियो एक्टिविटी जो अर्थ के अंदर है, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में मुख्यतः डायस्ट्रॉफिज्म देखा जाता है। डायस्ट्रॉफिज्म का अर्थ है किसी भी चीज़ को मूव करना
एलिवेट करना और बढ़ाना। तो 3 चीज़ें हैं जो डायस्ट्रॉफिज्म करती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से डायस्ट्रॉफिज्म होता है। डायस्ट्रॉफिज्म 4 प्रकार से हो सकता है, एक तो ओरोजेनिक, एक एपीओरोजेनिक। ओरोजेनिक और एपीओरोजेनिक में फ़र्क समझना, अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ओरोजेनिक माउंटेन्स बनाने में मदद करता है, जो ओरोजेनिक प्रोसेस हम बोलते हैं, और ओरोजेनिक प्रोसेस के माध्यम से फोल्ड्स बनते हैं, जबकि एपीओरोजेनिक अपलिफ्टमेंट करता है और इससे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होता है या कॉन्टिनेंट बनते हैं। तो दोनों में फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की रॉक्स होती हैं जो कि आपके प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेंगी, वेदरिंग को इफ़ेक्ट करेंगी। कितनी सनलाइट आ रही है, कितना इंसोलेशन आ रहा है, वो एक दूसरा फैक्टर है जो आपके रॉक्स को प्रभावित करेगा। और तीसरा, कितना क्लाइमेटिक वेरिएशन है, लैटिट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, टेम्परेचर क्या है और सीज़न क्या है। ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं जो हम क्लाइमेटिक वेरिएशन में देखेंगे। इसी तरीके से अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस से गवर्न होती हैं, और इन चारों चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये चारों चीज़ें डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आती हैं। और इसके परे फिर हम वॉल्केनिज्म देखते हैं, जो कि वापस किस तरीके से मैग्मा बाहर निकलता है, जो हमने वॉल्केनो की क्लास में अलग से डिस्कस किया है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के आपके हो गए एंडोजेनिक या आंतरिक फोर्सेस, आंतरिक बल। अब होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, या जो बाहर से आते हैं। तो बाहर से जो बल आते हैं उसमें जैसा कि हमने समझा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ग्रेडियंट और सनलाइट, ये 3 प्रमुख फोर्सेस हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। स्ट्रेस को अगर हम बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया, या एक वर्क पे कितना बल लग रहा है, उसको हम स्ट्रेस के रूप में समझते हैं। और स्ट्रेस किसी भी चीज़ को डिफॉर्म करता है, या तो वो पुल करके उसको डिफॉर्म करेगा या वो उसको पुश करके डिफॉर्म करेगा। तो पुल और पुश 2 तरीके के फोर्सेस इसमें एक्ट करते हैं। अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें से एक स्ट्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, जो रॉक को तोड़ता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रेस होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्ट्रेस है वो किन चीज़ों से गवर्न होगा, उसके तापमान से। मॉलिक्यूल का तापमान अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। क्रिस्टलाइन नेचर उसका कैसा है और वो किस तरीके से मेल्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बनाती हैं। 2 प्रमुख फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को मुख्यतः, वो है तापमान और वर्षा, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो सब डेन्यूडेशन है, मतलब या डेन्यूडेशन का अभिप्राय होता है अनकवर या उसको खोल देना, उसको हटा देना। तो अगर हम डेन्यूडेशन प्रोसेसेस को समझना चाहें तो हम इनको 3 भागों में समझ सकते हैं। एक तो हुआ वेदरिंग, दूसरा हुआ मास मूवमेंट और तीसरा हुआ इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन। जब वेदरिंग की हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, जैसा कि हमने समझा, ग्रेविटी या रासायनिक बदलाव के कारण होती है। जब हम मास मूवमेंट की बात करते हैं तो ये मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण से होती है। इसमें कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट काम नहीं करता है, ना हवा, ना पानी, ना लहर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है इरोजन और मास मूवमेंट में। और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तब हम काइनेटिक एनर्जी समझते हैं, क्योंकि जो रॉक टूटी है वेदरिंग के कारण वो इरोजन के द्वारा आगे मूव कर रही है और उस पर जियोमॉर्फिक एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रोल प्रमुख है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं K = ½ mv², मतलब ये वेलोसिटी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि समरी में अगर हम कहना चाहें, जो कि अभी तक हमने समझा है उसमें, तो ये है कि जितने भी पृथ्वी पर डिफरेंसेस हैं वो ओरिजिनली तो अर्थ किस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसके द्वारा है, पर कुछ और हैं जो कि अर्थ किस मटेरियल का बना हुआ है, किस तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ ऑपरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। अब जब हमने वेदरिंग की बात करी तो हमने ये समझा कि वेदरिंग में सिर्फ
थोड़ा बहुत टूटता है, देयर इज़ लिटिल और नो मूवमेंट एंड इट इज़ एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस जो वहीं पर होता है। तो वेदरिंग मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में या तो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो रूट्स स्प्रेड होंगे, रूट्स स्प्रेड होने के कारण रॉक्स टूटेंगी, वो एक सरल माध्यम है समझने का। दूसरा, जितने भी प्लांट्स डीके हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो वापस सॉइल पे गिरेंगे और डिकम्पोज होंगे, तो वो एक तरह की बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई। और तीसरा, जितने भी जीव जंतु हैं जैसे अर्थवर्म हुए, रोडेंट्स हुए, ये ज़मीन में बोरो करते हैं या होल करते हैं, खड्डा करते हैं, जिसके कारण एरिएशन और एयर सप्लाई बढ़ जाता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हुए। अब हम समझते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग या कि भौतिक वेदरिंग मुख्यतः ग्रेविटेशन, एक्सपांशन और वाटर प्रेशर के कारण होती है। इसको हम 4 तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला है सॉल्ट वेदरिंग, जिसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स रॉक के अंदर रहते हैं और गर्मी में ये सॉल्ट एक्सपांड करता है। इसके एक्सपांड करने से हाइड्रेशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एग्जैक्टली क्या है? जब हम केमिकल वेदरिंग या रासायनिक वेदरिंग समझेंगे, रासायनिक अपक्षय में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रेशन का प्रोसेस काम करता है। तो अगर हम बोले कैल्शियम सल्फेट जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो जिप्सम बनाता है या CaSO4 2H2O बनाता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ये जिप्सम कठोर होके जम जाएगा और जब इसमें से पानी वापस एक्ट करेगा या ये पानी से अलग होगा तो ये वापस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये पहली बात तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, इसी तरीके से क्ले स्वेल करती है, फूलती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट वेदरिंग, जिसमें आप जिप्सम और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देख सकते हैं डेजर्ट में। दूसरा है फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। इसमें चट्टान के अंदर पानी चला जाता है, जब पानी बर्फ़ बनता है, तो जैसे कि हम जानते हैं जब पानी वाटर आइस में कन्वर्ट होगा या बर्फ़ में कन्वर्ट होगा तो वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने की वजह से वहाँ पर वेज क्रिएट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। अगर आपने डायग्राम देखा हो इस तरीके से तो ये आइस समझाया जाता है और ये ओरिजिनल रॉक थी, यहाँ पर वाटर था और ये वेज होके इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो ये फ्रीजिंग, थॉइंग और फ्रॉस्ट वेजिंग हुआ। फिर है टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपांशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपांशन बढ़ता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। दोनों में ही डिफरेंशियल हीटिंग का प्रोसेस है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। 2 टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक्सफोलिएशन और टॉर्स। टॉर्स जो होते हैं वो थर्मल एक्सपांशन के कारण होते हैं, तापमान में बदलाव के कारण होते हैं, जबकि जो एक्सफोलिएशन होता है वो अनलोडिंग या एक्सपांशन के कारण होता है, जिसमें अगर वर्टिकल है तो उसमें फ्रैक्चर्स बनेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्सफोलिएशन या डोम्स क्रिएट होंगे। तो जो एक्सफोलिएशन है वो अनलोडिंग का रिजल्ट है, जबकि जो टॉर्स फॉर्मेशन है या बोल्डर फॉर्मेशन है वो टेम्परेचर चेंज और एक्सपांशन का रिजल्ट है। तो ये तो हो गया आपके भौतिक बदलाव या भौतिक अपक्षय। अब हम आते हैं केमिकल वेदरिंग या रासायनिक वेदरिंग पे। तो रासायनिक वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये वापस 4 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, मतलब जैसे अगर आपने नमक को पानी में डाला या चॉक को पानी में डाला तो क्या होगा, चॉक पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अंडरग्राउंड टोपोग्राफी है जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, उसमें अगर पानी जाएगा तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वही प्रोसेस सॉल्यूशन का है। तो वो पानी या एसिड में जब कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोनेशन में कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होता है और वो आइटम टूट के फ्लेडस्पार में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम कार्बोनेशन की बात करें तो कार्बोनेशन में अगर हम समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड एक तरह का वीक कार्बन है, वीक एसिड है, या वीक एसिड होने के कारण ये एक्ट तो करेगा क्योंकि ये एसिड है, रसायन है।
अब ये कार्बोनिक एसिड जो है आपके केव फॉर्मेशन में एक्ट करता है और जितनी भी चट्टानें हैं उनको तोड़ने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक तरह का एसिड है, रसाव है, जो कि हम देख सकते हैं। और फिर है अगला हाइड्रेशन। जैसा कि हमने बोला पानी आके जुड़ जाता है, कैल्शियम सल्फेट पे पानी आके जुड़ गया तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया और रॉक एक्सपांड हो गई। तो क्ले जो स्वेल करती है, जो फूलती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो हाइड्रेशन के द्वारा होता है। अगला प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि वापस बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीडेशन में हम ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोसेस से आके ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल पे जुड़ जाए, चाहे वो सल्फर हो, चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीशियम हो। तो अगर हम बोलते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और ये आयरन ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? रस्ट या जंग जिसे हम बोलते हैं, तो ये लाल या ब्राउन कलर का होगा। पर जिन इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है या ऑक्सीजन नहीं है, उन इलाकों में क्या होगा? उन इलाकों में रिडक्शन प्रोसेस काम करेगा। ये मुख्यतः पानी के नीचे होता है या उन एरियाज में होता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है, वाटर लॉक्ड एरियाज या स्टैग्नेंट वाटर में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आयरन का रिडक्शन होगा, और जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो लाल या ब्राउन कलर आता है, और आयरन का रिडक्शन होने पर ब्लू या ग्रीन कलर आता है, जिसको हम ब्लूइश ग्रीन कलर भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें समझना होगा। अब अगला है बेनिफिट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो क्योंकि ये चट्टानों को तोड़ता है, ये सॉइल बनाने में मदद करेगा, रेगोलिथ बनाने में मदद करेगा, सॉइल को इरोजन और मास मूवमेंट के लिए तैयार करेगा, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स बढ़ाएगा, और क्योंकि ये मिनरल्स रॉक्स को तोड़ रहा है और मतलब बारीक कर रहा है उसको, तो एनरिचमेंट होगा, जितने भी मिनरल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, और ये एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो अगर खनन उद्योग है यहाँ पर तो वो इकोनॉमिकली वायबल है, और इस प्रोसेस को हम एनरिचमेंट कहते हैं। तो ये तो था आपका वेदरिंग और इरोजन, जो कि हमने एक और वीडियो में अलग से डिस्कस किया है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो। अगला है मास मूवमेंट। जैसा कि हमने कहा, मास मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा, उसमें और कोई जियोमॉर्फिक एजेंट काम नहीं करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब कोई भी चीज़ नीचे आती है तो वो मास मूवमेंट होता है और वो स्लोप के साथ बह के आता है। अब मास मूवमेंट 3 तरीके का हो सकता है, हीव, फ्लो और स्लाइड। स्लाइड मतलब सरकना, फ्लो मतलब बहना, और हीव मतलब टूटना। तो स्लो मूवमेंट हो सकता है, फास्ट मूवमेंट हो सकता है, और लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड जिसे हम बोलते हैं तो बहुत तेज़ी से जब सारी रॉक्स या चट्टानें टूट के गिरे तो वो हो गया लैंडस्लाइड, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, और रॉक्स जब बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं तो लैंडस्लाइड्स आते हैं। इसमें स्लम्प्स भी होते हैं, पर स्लम्प जो है वो जो ओरिजिनल यूनिट है उसमें बैकवर्ड रोटेशन हो जाता है। मतलब अगर आप ऐसे देखें कि यहाँ से चट्टान टूट के ऐसे गिर रही है तो वो इस तरीके से बैकवर्ड रोटेट होके जाएगी, और उसको हम स्लम्प कहते हैं। फिर स्लो मूवमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि कई ढलानी इलाकों पे जो पोल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या टेलीफोन के वायर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, वो स्ट्रेट नहीं होते, वो इसके साथ थोड़ा झुक जाते हैं। तो वो क्या होगा, आपका जो लीनिंग ऑफ पोल्स जो हम कहते हैं वो क्रीप के कारण होता है। और अगला होता है सॉलिफ्लक्शन, जिसमें धीरे धीरे जो सॉइल मास है वो नीचे की ओर बहता जाता है। रैपिड मूवमेंट्स में मुख्यतः 3 होते हैं, अर्थ फ्लो, मड फ्लो और एवेलेंच। नाम से ही क्लियर है, अर्थ फ्लो में जो क्ले है, जो वाटर से भरा हुआ है, वो धीरे धीरे बहता है। मड फ्लो में कोई भी वेजिटेशन नहीं होता और तेज़ बारिश में वो बह जाती है सारी मिट्टी। और एवेलांच में जब बहुत पतला रास्ता होगा और बहुत स्टीप स्लोप, बहुत तेज़ ढलान होगा तो एवेलांच आएगा, और एवेलांच हमेशा मड फ्लो से तेज़ चलेगा। तो अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि फ्लो, स्लाइड और हीव, ये 3 प्रमुख प्रोसेस हैं जो हम मास मूवमेंट में समझ सकते हैं। जो कि हम इधर देख रहे हैं, क्रीप और सॉलिफ्लक्शन, ये सब क्या है, स्लो मूवमेंट्स हैं, और मड फ्लो, अर्थ फ्लो, एवलांच, ये सब
फास्ट मूवमेंट्स हैं और ये गीली मिट्टी में होते हैं, जबकि लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड ये मुख्यतः सूखी मिट्टी में होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें यहाँ समझनी होगी। हमने मास मूवमेंट पे एक अलग क्लास तैयार कर रखी है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ जा सकते हैं। अब अगला है मिट्टी कैसे बनती है या सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब वापस जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मिट्टी कैसे बन रही है। तो वेदरिंग में हमने ये देखा कि चट्टान टूटती है, इरोजन में हमने ये देखा कि टूटी हुई चट्टान किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट की मदद से आगे चलती है और इसी तरीके से वो कहीं जाके जमा होती है। तो वो हो गया आपका सॉइल फॉर्मेशन। जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं और सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। सॉइल एक डायनामिक मीडियम है जिसमें रासायनिक, भौतिक और जैविक सभी क्रियाएं एक साथ चलती हैं। सॉइल फॉर्मिंग या मिट्टी बनने का क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। तो पहला तो हो गया पेरेंट मटेरियल के वो किस चीज़ की बनी हुई है। दूसरा हो गया कि उसकी टोपोग्राफी क्या है, संरचना क्या है। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये पैसिव फैक्टर्स हैं, ये एक्टिव फैक्टर्स नहीं हैं। जबकि तापमान या क्लाइमेट, आपका कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, ये सब क्या हुई, ये एक्टिव फैक्टर्स हैं जो उस समय भी उस चट्टान पे कार्यरत हैं। जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, इसके कारण दो प्रोसेस होते हैं, इलुविएशन और एलुविएशन। इलुविएशन और एलुविएशन के सॉइल का जमना और सॉइल का टूटना, ये दो फैक्टर्स हो गए। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के किस तरीके से ह्यूमस जमा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और ये सब हम बायोलॉजिकल फैक्टर में देखेंगे। और समय के साथ किस तरीके से सॉइल बनती है, तो ये सारी चीज़ें सॉइल के महत्वपूर्ण फैक्टर्स में आती है। अब जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले वेदरिंग हुई, वेदरिंग होके इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन होके वो कहीं पर इकट्ठा हुआ, और जब वो इकट्ठा होगा तो उसमें थोड़े थोड़े जो हम कहते हैं बदलाव आ सकते हैं या माइनर चेंजेस हम देख सकते हैं। ये जब रॉक के साथ बहा और यहाँ पर इसका जमाव हुआ, तो इस जमाव में छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं। वो परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकते हैं, रासायनिक, जैविक या भौतिक, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वजह से। और इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मिट्टी के बनने में या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता देखने में। तो ये था सॉइल फॉर्मेशन और प्रमुख जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अगली कक्षा में हम आगे की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देखेंगे। धन्यवाद।